राम राम सभी को स्वागत है अशोका ज्योतिष देव दर्शन की आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे जितने भी ग्रह हैं उनके शुभ और अशुभता के बारे में। तो बताते हैं आपको कि हमारे जो 9 ग्रह हैं उनमें जो शुभ और अशुभ तो जो शुभ होते हैं वो बेनिफिक अंग्रेजी में, जो अशुभ होते हैं वो मैलिफिक। तो शुभ ग्रह उनकी जो कारक तत्व होते हैं वो शुभता ज्यादा प्रदान करते हैं, वो ज्यादा अशुभता प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन जो अशुभ ग्रह होते हैं वो स्वभाव से ही उनमें अशुभता ज्यादा होती है। तो चाहे कितने भी अच्छे हो हमारी कुंडली में, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी उनका समय आता है तो वो कुछ ना कुछ अशुभता हमें दे जाते हैं। जबकि जो शुभ ग्रह हैं वो किसी अशुभ समय में भी हमें ज्यादा से ज्यादा शुभता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को आज हम बता रहे हैं कि शुभ ग्रह जो बिल्कुल जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सारे जितने भी हमारे महापुरुष महर्षि हुए हैं उन सबका एक ही मत है। पहले हम उन शुभ ग्रहों को लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति, इनको सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। ये हमेशा व्यक्ति को शुभता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इनको जीव कारक ग्रह बोला गया है। ये जब भी इनका समय आता है तो जातक को जीव सुख देने की कोशिश करते हैं, तो इनको शुभ ग्रह माना गया है। दूसरे नंबर पर आया शुक्र, बृहस्पति, जुपिटर, शुक्र, वीनस। तो वीनस शुक्र को भी एक शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि जो भी हमें सुख सुविधाएं, जो भी हमें भौतिक सुख की इस पृथ्वी लोक पर जरूरत होती है वो सब हमें शुक्र देव की कृपा से ही मिलती है। चाहे वो गाड़ी हो, धन हो, दौलत हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, व्हीकल हो, कपड़े हो, परफ्यूम हो, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हो, वो सब कुछ हमें, घोड़ा गाड़ियां हो, सब कुछ हमें शुक्र से मिलती है। तो शुक्र भी बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। अब आ जाते हैं अशुभ पर, जो बिल्कुल अशुभ माने जाते हैं। उसमें पहले नंबर पर है शनि। शनि ग्रह को बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये कर्मदाता हैं। जब भी इनका न्याय करने का समय आता है, तो जब भी न्याय के समय पे किसी को दंड दिया जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो शनि देव जी का यही कार्य है कि मनुष्य ने जो भी कार्य किए हैं अपने जीवन में, इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो इनका समय जब भी आता है तो वो न्यायदाता है, न्याय करते हैं। तो जिसने अच्छे कार्य किए होंगे उनको अच्छा कर्म शुभ फल मिलता है, और जिसने बुरे कर्म किए होंगे उसको बुरे फल मिलते हैं। तो इसको बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये एक भी किसी का कोई भी केस पेंडिंग नहीं रखते हैं। जो लेना देना होता है बिल्कुल क्लियर कट कर देते हैं। तो शनि को बिल्कुल अशुभ माना गया है। दूसरे नंबर पर आए मंगल, इनको भी अशुभ ग्रह माना गया है। मार्स, अंग्रेजी में इनको मार्स बोलते हैं, इनको सैटर्न बोलते हैं। तो मंगल को भी अशुभ ग्रह माना गया है। तीसरे नंबर पर आया राहु, और चौथे नंबर पर आया केतु। तो ये हो गए हमारे बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु। अब बात आई कौन कौन से ग्रह हमारे रह गए। अब हमारे ग्रह रह गए हैं सूर्य, बुध और चंद्रमा। अब सूर्य को कोई पापी बोलता है, अशुभ बोलता है, अशुभ नहीं, कोई पापी बोलता है और कोई क्रूर बोलता है। तो एक कुल मिला के इनको शुभ बोला जाता है। थोड़े से ये क्रूर हैं। सूर्य, सन, इनको क्रूर बोला जाता है, पापी भी बोला जाता है और क्रूर भी बोला जाता है। लेकिन ज्यादातर जो हमारे ऋषिजन हैं उनको क्रूर बोलते हैं, क्योंकि इनको जैसे एक राजा बोला जाता है और जैसे पिता भी बोला जाता है। तो अगर हमारे पिता क्रूर नहीं होंगे, राजा क्रूर नहीं होगा, दंड नहीं देगा किसी को,
उन पर कठोर संचालन, कठोर मजबूती से उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखेगा, तो चाहे प्रजा हो, चाहे हमारी संतान हो, चाहे हम हो, हम सब अपना रास्ता भटक सकते हैं। तो एक राजा को, एक पिता को क्रूर होना पड़ता है अपनी प्रजा को, अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए। समय समय पर उन्हें दंड भी देना पड़ता है, उनके लिए कठोर भी बनना होता है। तो सूर्य क्रूर ग्रह है, पापी नहीं है, इसलिए इनको भी शुभ कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात आई बुध। तो बुध को कहा जाता है कि ये जैसी संगति में रहते हैं वैसे हो जाता है। तो अगर अकेले बुध हैं तो उनको शुभ माना जाता है, किसी शुभ ग्रह के साथ में है तो भी वो शुभ रहेंगे, लेकिन अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ में वो हो गए तो उनकी संगत लेके वो भी अशुभ हो जाते हैं। तो ये जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही हो गए, तो इनको न्यूट्रल माना जाता है बुध को। अगर ये इन ग्रहों के साथ में लग लिए तो ये शुभ हो जाएंगे, लेकिन वहीं अगर ये इन ग्रहों के साथ में हो गए तो ये अशुभ हो जाएंगे। तो अगर ये अकेले बैठे हैं कुंडली में तो ये हमेशा शुभ होते हैं। अगर ये गुरु, शुक्र, सूर्य के साथ बैठे हैं तो भी ये शुभ माने जाएंगे। वहीं अगर ये शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ बैठ गए तो इनको अशुभ माना जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए, इनको आप न्यूट्रल लेके चलिए, इनकी स्थिति देखिए ये किस ग्रह के साथ में है, या अकेले हैं, या क्या इनकी स्थिति है, उसी हिसाब से आप इसको डिसाइड कीजिए कि ये शुभ है, अशुभ है, कैसे। क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, इनको नपुंसक ग्रह भी बोला जाता है, तो इनकी अपनी कोई विशेषता नहीं होती है। ये जिसके साथ बैठते हैं, जैसी संगति वैसी रंगति, तो वैसे ही रंग में ढल जाते हैं। अब बात आई चंद्रमा की। तो चंद्रमा को भी इसी स्थिति से देखते हैं कि अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष में है, शुक्ल पक्ष की पक्ष की षष्ठी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक चंद्रमा को शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? आपको पता है कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता है और पूर्णिमा की तरफ में जाता है। तो चंद्रमा जितना बढ़ता है उसका बल उतना बढ़ता चला जाता है, और अमावस्या की तरफ जाते वक्त चंद्रमा जितना घटता जाता है, क्षीण होता जाता है, उतना उसका बल घटता जाता है। तो चंद्रमा जब जब शुक्ल पक्ष की तरफ बढ़ेगा तो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी होती है, वहां तक इसको शुभ नहीं माना जाता है। जब ये अपने आधे से ज्यादा शरीर को ले लेता है, कई लोग इसको षष्ठी से मानते हैं, कई लोग इसको सप्तमी से, कई लोग इसको अष्टमी से, लेकिन कुल मिलाकर षष्ठी से, छठ से इसको हम शुभ मानने लग जाते हैं। तो शुक्ल पक्ष की षष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक इसको शुभ माना जाता है। और जब ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी से और शुक्ल पक्ष की पंचमी तक रहता है, तब इसको क्षीण माना जाता है। तो इसका भी यही बुध की तरह हो गया, जैसे बुध इन ग्रहों के साथ में अशुभ और इनके साथ में शुभ, वैसे ही चंद्रमा भी कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर, सप्तमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक अशुभ माना जाता है, और शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर 4 ग्रह बिल्कुल अशुभ हो गए, 3 ग्रह शुभ हो गए, और 2 ग्रहों का विश्लेषण या विवेचन हम करेंगे परिस्थितियों के हिसाब से, वो किसके साथ बैठे हैं और उनका बल क्या है। तो यहाँ पर शुभता और अशुभता आने वाले समय में इसलिए काम आएगी ग्रहों की, कि जो ये शुभ ग्रह हैं ये हमेशा हमें कुछ ना कुछ शुभता देने की कोशिश करते हैं। जो अशुभ ग्रह होते हैं, क्रूर ये वाले ग्रह होते हैं, जब भी इनका समय आएगा और अगर ये हमारे विपरीत हुए हमारी जन्म कुंडली में, बहुत ही बुरा फल देंगे हमें, ये हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, इसलिए इनको अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में ये शुभ है, उनकी स्थिति उनकी कुंडली में अच्छी है, अच्छे घरों में बैठे हैं, उनके लिए योग कारक ग्रह हैं जो हम आगे आपको बताएंगे, ये हमेशा बुरे फल नहीं देते। ये बुरे फल देते हैं अपनी जहां पर ये बैठे हुए हैं कुंडली में, जिन भावों में बैठे हुए हैं, जिन परिस्थितियों में बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से। तो जो अगर ये बुरे हुए आपकी कुंडली में, फेवरेबल नहीं हुए, मैलेफिक हुए, और जब इनका समय आया तो ये बहुत बुरा फल देंगे। जबकि इनका समय आएगा और ये आपकी कुंडली में अगर अच्छे नहीं है तो फिर भी आदमी को छोड़ देते हैं कि ठीक है, इसको हमने 50% दुख दे दिया है, इसको छोड़ दो। लेकिन ये वाले जो ग्रह हैं ये पूरा का पूरा 90 to 100% अपना बुरा फल देने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको पापी ग्रह, अशुभ ग्रह माना जाता है। तो शुभ अशुभ
3 ग्रह शुभ, गुरु शुक्र सूर्य, 4 ग्रह अशुभ, शनि मंगल राहु केतु, और 2 ग्रह बुध और चंद्रमा। इनको स्थिति के हिसाब से देखा जाएगा कि ये शुभ है या अशुभ है। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपका शुभ और अशुभ ग्रहों के प्रति जो भी नजरिया है वो क्लियर हो गया होगा। तो आने वाली क्लास में, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।